किसी तरह का कोई भी कैंसर छूने से नहीं फैलता, साथ रहने से नहीं फैलता है। कैंसर कोई जेनेटिक बीमारी नहीं है कि हमारे पेरेंट्स को थी तो बच्चों को भी होगी, ऐसा नहीं होता। सिंथेटिक चीजें या आर्टिफिशियल केमिकल्स, ये सारी ही चीजें हार्मफुल हैं। आजकल जो डायग्नोस के तरीके हैं उनमें चाहे MRI है या किसी भी तरह के हैं, इनसे हमें खतरा तो होता ही है क्योंकि नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हमारे साथ में जुड़ी हैं वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर विजाता आर्य जी। डॉक्टर विजाता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार वंदना जी। डॉक्टर विजाता, आज हम दर्शकों के ही सवाल पर बात करेंगे। मतलब हमारे पास में इतने सारे दर्शकों के सवाल आए हुए हैं जिनका जवाब उन्हें चाहिए होता है और आज हम उन्हीं पर बातचीत करेंगे। तो सबसे पहला मेरा सवाल है कि जो माइक्रोवेव में खाना पकाते हैं, अक्सर शहरों में मैक्सिमम लोग माइक्रोवेव में ही पकाते हैं, तो माइक्रोवेव के जो बर्तन होते हैं वो प्लास्टिक के होते हैं। माइक्रोवेव सेफ उन पे लिखा हुआ होता है, मगर फिर भी क्या उनमें खाना पकाना ठीक होता है या फिर जिस पॉलिथीन में उनको रैप करके माइक्रोवेव में पकाया जाता है वो सब सुरक्षित होते हैं? माइक्रोवेव में खाना पकता नहीं है, केवल मात्र गलता है। खाना पकता है सोलर कुकर के अंदर, जिसे हम धूप में पकाते हैं या चूल्हे के ऊपर या अंगीठी के ऊपर, धीरे धीरे मंदी आंच में और खुले में। अगर इस तरह से माइक्रोवेव के अंदर पकाते हैं तो प्लास्टिक और वो रैप करने वाले जो पॉलीथीन होते हैं तरह तरह के, उनके अंदर एक हार्मफुल केमिकल निकलता है और प्लास्टिक तो अपने आप में कैंसर कारक होता है। तो माइक्रोवेव में खाना पकाना भी अपने आप में कैंसरस हो सकता है। जबकि माइक्रोवेव बर्तनों पर लिखा होता है माइक्रोवेव सेफ, तो वो सेफ क्यों नहीं है फिर? सेफ इसीलिए नहीं है क्योंकि वो खाना है जो अंदर हार्मफुल रेज होती हैं इलेक्ट्रॉनिक। अगर हम खाने को अंगीठी के अंदर पकाते हैं या बाहर, अभी आजकल सोलर कुकर का बहुत हमारे यहाँ नेचुरोपैथी के अंदर प्रयोग किया जाता है, तो सबसे ज्यादा जो सेफली खाना बनता है वो सोलर कुकर के अंदर बनता है। सोलर कुकर आप खरीद लीजिए, धूप के अंदर रख दीजिए उसको, ना तो खाना जलेगा, ना आपको टेम्परेचर सेट करने की जरूरत पड़ेगी और खाना स्टीम में भाप के अंदर धीरे धीरे पकता है। वो सेफ है एकदम खाना बनना। लेकिन जो माइक्रोवेव के अंदर खाना बनता है वो भी एक तरह से डेड फूड हो जाता है, और जब हम डेड फूड खाते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर सेल्स भी डेड होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए कोशिश ये करें कि डेड फूड कैसा भी है, कहीं से भी है, उसको बिल्कुल भी आप कंज्यूम ना करें। आर्टिफिशियल स्वीटनर का रेगुलर अगर यूज करते हैं, रेगुलर प्रयोग करते हैं, तो क्या उससे कैंसर का खतरा बढ़ जाता है? आर्टिफिशियल स्वीटनर के अंदर कोयला डाला जाता है, जिसको हम तारकोल भी बोलते हैं। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है और कैंसरस होता है। इसलिए आजकल तो हर चीज के अंदर टेस्ट बढ़ाने के लिए इसका यूज हो रहा है। इसको आप बिल्कुल ही मना कर दें, बिल्कुल ना कहें। आर्टिफिशियल स्वीटनर जहां पर भी डला हुआ हो, केक के अंदर डालने लग गए, मिक्सी के अंदर, आजकल हर जगह आर्टिफिशियल स्वीटनर इस्तेमाल कर रहे हैं। होटल्स के अंदर भी ये कहेंगे नो शुगर, शुगर है ही नहीं इसके अंदर, लेकिन वो और ज्यादा खतरनाक होता है बॉडी के लिए, वो कैंसरस होता है। क्या कैंसर के रोगी एक सामान्य जिंदगी जी सकते हैं? हमारे एक दर्शक ने हमें लिखा कि अगर सामान्य जिंदगी जी सकते हैं तो कैसे जी सकते हैं? अगर आपको शुरुआत में ही पता चल जाता है कि मुझे कैंसर हुआ है, ब्लड कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, स्किन कैंसर है, लंग्स कैंसर है, एब्डोमिनल कैंसर है, पैनक्रियाटिक कैंसर है, तो आप इसका इलाज बहुत अच्छे से कर सकते हैं और बहुत सटीक तरीके से इसको क्योर कर सकते हैं योग और प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा, और एक आप नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। स्टार्टिंग के 2-3 महीने में ही इसका क्योर हो जाएगा अगर आप स्टार्टिंग में ही इसका ट्रीटमेंट शुरू कर दें। उसमें प्राणायाम है, प्राकृतिक चिकित्सा है, आसन है, कुछ आयुर्वेद की हर्बल चीजें हैं, इन सब का प्रयोग करके हम बहुत इजीली इसको क्योर कर सकते हैं। बॉडी को डिटॉक्स करके, पूरी बॉडी के ब्लड को क्योर करके
बहुत इजीली हम इसको क्योर कर सकते हैं। तो आप ये ना सोचें कि अब हम कभी ठीक ही नहीं होंगे। घबरा जाते हैं लोग कैंसर का नाम सुनते ही कि अब तो हमें मरना ही है, लेकिन ऐसा कोई रोग नहीं है। लेकिन लास्ट स्टेज आ जाए या इसकी कंडीशन बढ़ जाए तब हम इसको ठीक करने में असमर्थ हो जाते हैं, लेकिन स्टार्टिंग की फर्स्ट सेकंड स्टेज पे आप इसको इजीली क्योर कर सकते हैं। क्या सिर्फ धूम्रपान करने वालों को ही फेफड़ों का कैंसर होता है? एक कारण है धूम्रपान करना कैंसर के कारणों के अंदर, कि जो स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, किसी ज्यादा हार्मफुल केमिकल्स का यूज करते हैं, उनको कैंसर हो सकता है। लेकिन केवल मात्र तंबाकू या धूम्रपान करने से या स्मोकिंग करने से ही कैंसर होता है, ऐसा नहीं होता। और भी बहुत सारे कारण हैं। एक्सरसाइज ना करना एक बहुत बड़ा कारण है। हार्मफुल केमिकल्स, फास्ट फूड का इस्तेमाल, प्रकृति से दूर, आर्टिफिशियल सिंथेटिक चीजों का इस्तेमाल, ये सब कारण है कैंसर होने के। उसमें एक कारण है केवल मात्र कि तंबाकू से और गुटखा खाने से, स्मोकिंग से, ड्रिंक करने से आपको कैंसर हो सकता है। कौन से योग, आसन, प्राणायाम करने चाहिए कैंसर पेशेंट्स को जो उनके लिए बेनिफिशियल हो? सारे योगासन प्राणायाम करने चाहिए, शुरू से लास्ट तक। भस्त्रिका से लेकर के अनुलोम विलोम, बाह्य प्राणायाम, अग्निसार, कपालभाति, उद्गीत, भ्रामरी और आसन भी उनको सारे करने चाहिए, जिससे कि पूरी बॉडी के अंदर एक एक बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज हो जाए। कोई भी बॉडी पार्ट बचे नहीं जिसकी एक्सरसाइज नहीं हुई हो। बल्कि मैं ये कहती हूँ कि अगर आप रेगुलर रूटीन में आसन, प्राणायाम, प्राकृतिक चिकित्सा को कर रहे हैं तो आपको कैंसर हो ही नहीं सकता। इसलिए अगर कभी डर है, मन में शंका है कि मुझे कैंसर हो जाएगा इन फ्यूचर, तो आप अभी से अपना लाइफस्टाइल नेचुरल बना लें और आसन प्राणायाम शुरू कर दें। क्या कोई भी गांठ कैंसर की गांठ हो सकती है या कैंसर की गांठ की कोई खास पहचान होती है? वंदना जी, पहले जो गांठ होती है वो पेनलेस होती है। कोई भी गांठ बनती है पेनलेस होती है। हो सकता है कि वो कैंसर में कन्वर्ट हो भी जाए और हो सकता है वो कैंसर में कन्वर्ट ना भी हो। इसकी हमें थोड़े दिन बाद पता चलता है। अगर उसके अंदर पेन होना शुरू हो जाता है, जलन होनी शुरू हो जाती है, तो वो कैंसरस गांठ बन जाती है। फिर धीरे धीरे जलन होने के बाद वो शून्य हो जाता है। फिर उसमें ना कोई जलन होती है, ना पेन होता है। जब लास्ट में आगे बढ़ जाता है तो वो बिल्कुल ही वहां पे डेड होना शुरू हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन भी उसका रुक जाता है, तो वो कैंसरस गांठ कहलाती है। इसलिए स्टार्टिंग में जब भी कहीं पे गांठ हो तो उसका टेस्ट जरूर करवा लेना चाहिए, क्योंकि वो एक फॉरेन मैटर है, वो एक टॉक्सिन्स है कि यहाँ पे शरीर में विजातीय द्रव्य या फॉरेन मैटर जमा हो रहा है। अब वो जमा होते होते हो सकता है कि कैंसर भी बन जाए, हो सकता है कि वो बिना कैंसरस गांठ भी हो। फॉरेन मैटर जहाँ जमा होता है वहीं पे डिपोजिट होकर के वो गांठ बन जाती है। इसलिए ध्यान तो आपको रखना पड़ेगा। अगर शरीर में कहीं पे भी गांठें हैं तो कपालभाति जरूर करें गांठों को डिसॉल्व करने के लिए, और प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा बॉडी को डिटॉक्स करके फॉरेन मैटर को निकाल दें। क्या कैंसर छूने से फैलता है, ऐसा हमारे एक दर्शक ने लिखा? नहीं वंदना जी, पूरी तरह से मिथ है, भ्रम है। किसी तरह का कोई भी कैंसर छूने से नहीं फैलता, साथ रहने से नहीं फैलता है, और कैंसर फैलने वाली बीमारी बिल्कुल भी नहीं। क्या कैंसर पैतृक बीमारी है कि अगर पिता को है तो पुत्र को होगा या फिर आने वाली पीढ़ियों में होगा? नहीं वंदना जी, ये भी पूरी तरह से मिथ है, भ्रम है। कैंसर कोई जेनेटिक बीमारी नहीं है कि हमारे पेरेंट्स को थी तो बच्चों को भी होगी, ऐसा नहीं होता। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि किचन हमारी जरूर जेनेटिक होती है। कई बार पेरेंट्स जिस चीज को शौक से खाते हैं, बच्चे भी उसी चीज को इंटरेस्ट लेकर खाते हैं। कई बार फूड कॉम्बिनेशन ऐसा गलत होता है कि हमारे पूर्वज खाते हुए आ रहे थे, जैसे दूध और रोटी मिक्स करके खाने से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। अब पुराने जमाने के लोग तो मेहनत करते थे, पचा लेते थे, लेकिन बच्चों को भी अगर वही आदत पड़ जाए, सब्जी ना खा करके रोटी के साथ दूध ले रहे हैं, तो वो कॉन्स्टिपेशन उनको ज्यादा हार्म करेगी, क्योंकि उनकी मेहनत नहीं हो पाती, उनका वर्कआउट नहीं हो पाता। इसलिए रोग जेनेटिक बहुत कम होते हैं, हमारी जेनेटिक हो जाती है, और हमारी आदतें, फूड हैबिट्स पेरेंट्स से बच्चों में आ जाती है। इसलिए कई बार उनकी बीमारियां बच्चों में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन कैंसर ऐसी बीमारी है और पेरेंट्स बच्चों में आई। अक्सर कहा जाता है कि युवा लोग डिओड्रेंट लगाते हैं, खास तौर से महिलाएं अगर डिओड्रेंट लगाती हैं तो उन्हें ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। वंदना जी, सिंथेटिक चीजें या आर्टिफिशियल केमिकल्स, ये सारी ही चीजें हार्मफुल हैं, और कहीं ना कहीं स्किन कैंसर
बल्कि लेडीज जो सिंथेटिक ब्रा या अंडर गारमेंट्स डालती हैं, कैंसर हो सकता है। हम जो लिपस्टिक यूज करते हैं या जो हम मेकअप करते हैं, वो भी हमारा केमिकल वाला होता है या सिंथेटिक होता है, आर्टिफिशियल होता है, तो वो कैंसर कारक हो सकता है। इसलिए हमेशा कोई भी प्रोडक्ट यूज करें, चाहे आप परफ्यूम यूज कर रहे हैं या मेकअप किट यूज कर रहे हैं या कोई भी अंडर गारमेंट्स यूज कर रहे हैं, एक तो अंडर गारमेंट्स हमेशा कॉटन के होने चाहिए। आजकल सिंथेटिक यूज कर रहे हैं, ये भी कैंसर बना सकते हैं, इसलिए ध्यान रखें। लिपस्टिक यूज कर रहे हैं तो आप देख लें। पहले होता था कि फूलों का इत्र जो होता था वो हमारी बॉडी के लिए हार्मलेस था, लेकिन अभी आजकल जितने भी स्ट्रॉन्ग परफ्यूम केमिकल्स बन रहे हैं, इनके अंदर बहुत ज्यादा तेज स्ट्रॉन्ग केमिकल्स डाले जाते हैं। जो परफ्यूम है या बहुत ज्यादा तेज डिओड्रेंट है, इनके अंदर केमिकल हैं। पहले ये हमारे नेचुरल हुआ करते थे, फूलों से इत्र लेकर के इनको बनाया करते थे, तो ये हार्मफुल नहीं थे। लेकिन आजकल के परफ्यूम और ये केमिकल वाले हैं, इससे आपको कैंसर होने का खतरा 100% रहता है, इसलिए इसका यूज कम से कम करें। कहा जाता है कि अगर आप हेयर डाई लगाते हैं तो उससे भी कैंसर का खतरा बढ़ता है, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है वंदना जी, क्योंकि मैंने अभी बताया है कि जहां पर भी हार्मफुल केमिकल्स, तेज स्ट्रॉन्ग केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं, वो हमारी बॉडी को इफेक्ट करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जाना शुरू कर देते हैं। अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, वो भी कैंसर कारक होती हैं। बाहर से कोई चीज स्ट्रॉन्ग केमिकल हम लगाते हैं, वो भी हमारी बॉडी के अंदर पहुंच करके हमारी बॉडी को एसिडिक बना देता है। इसलिए जब भी कोई ऐसे प्रोडक्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हेयर डाई है, हेयर कलर है, हेयर्स के ऊपर आजकल तो बहुत तरह तरह के स्ट्रॉन्ग केमिकल लगाने लगे हैं। सारे के सारे प्रोडक्ट हैं, ये हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं और हमारी बॉडी को हार्म तो पहुंचाते ही हैं। जरूरी नहीं है कि सभी को कैंसर हो, लेकिन एक दो लोगों को हो भी सकता है, क्योंकि ये सारे ये हार्मफुल तो हैं, इनके रिजल्ट तो बहुत ज्यादा खराब ही हैं। इसलिए कोशिश ये करें जितना हो सके नेचुरल लाइफ जिए और नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करें। बालों को कलर करने में बहुत अच्छा तरीका है, आप रीठा, आंवला, शिकाकाई और घर की बनी हुई मेहंदी जो पत्तों वाली होती है, उसको काली कढ़ाई में डाल करके इस तरह से बालों को कलर कर सकते हैं। आंवला डाल सकते हैं, लेकिन हेयर कलर या तरह तरह के केमिकल जितना हो सके वो यूज से आपको बचना चाहिए। जब कैंसर की सर्जरी कराई जाती है या किसी ट्यूमर की बायोप्सी करवाई जाती है तो उसके बाद क्या वो पूरे शरीर में फैल जाता है? आजकल जो डायग्नोस के तरीके हैं, उनमें चाहे एमआरआई है या किसी भी तरह के हैं, इनसे हमें खतरा तो होता ही है, क्योंकि हार्मफुल रेज निकलती हैं इनके अंदर से। बायोप्सी जब करवाई जाती है, ये जो डायग्नोस की मशीनें हैं या डायग्नोस के सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम ही ऐसा होता है कि इनके हार्मफुल रेज निकल के हमारी बॉडी के अंदर कैंसर फैला सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि जितना हो सके इन मशीनों के अंदर डायग्नोस करवाने से बचें आप और नेचुरल लाइफ जिए। उसके लिए आपको प्राकृतिक चिकित्सा और योग को अपनाना चाहिए। क्या कैंसर का जब आप इलाज करवाते हैं तो उसके कुछ सालों बाद में वापस से दोबारा होने की पॉसिबिलिटी रहती है? कैंसर का इलाज अगर हम कीमो से या किसी और रेडिएशन से इस तरह से करवाते हैं तो हमारी जीवनी शक्ति को कमजोर कर देता है, और जब हमारी जीवनी शक्ति, इम्यून सिस्टम हमारा पूरा वीक हो जाता है, तो हमारे शरीर के अंदर डैमेज बनने शुरू हो जाते हैं और हमारी प्राण शक्ति धीरे धीरे कम होने लग जाती है। क्योंकि कोई भी कैंसर का ट्रीटमेंट हमारी बॉडी के अंदर उस कैंसर सेल को खत्म नहीं करता है, केवल मात्र हमारी जीवनी शक्ति को खत्म करता है। थोड़े दिन बाद जो रूट कॉज था वहीं से दोबारा बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि रूट कॉज को खत्म नहीं किया गया। मान लो आपके हाथ में कैंसर था, ये किसी बॉडी पार्ट के अंदर था, यूट्रस के अंदर था, उन्होंने उस बॉडी पार्ट को निकाल दिया या कीमो करवा दी गई, लेकिन रूट कॉज एज इट इज बना हुआ है। थोड़े दिन बाद वो फिर से ग्रो करना शुरू कर देता है। जब तक हमारी जीवनी शक्ति स्ट्रांग नहीं होती है, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होती है, तब तक कैंसर के सेल्स खत्म नहीं होते। इसलिए जो भी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है कैंसर का, तो ये जरूर देख लें कि क्या इससे हमारी जीवनी शक्ति तो खत्म नहीं हो रही है, हमारी इम्यूनिटी तो वीक नहीं हो रही है। और अगर हमारी जीवनी शक्ति खत्म हो जाती है उस ट्रीटमेंट के द्वारा, तो थोड़े दिन बाद आपको वही सिम्टम दोबारा से नजर आ जाते हैं। इसमें आपको ज्यादा
सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है कि हमने तो कीमो करवा लिया, हमने तो रेडिएशन ले लिया, हमने तो ट्रीटमेंट ले लिया कैंसर का, क्योंकि वो दोबारा ग्रो हो जाता है। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि सेलफोन के इस्तेमाल से भी कैंसर होता है, तो क्या ये सही है? बिल्कुल वंदना जी, बच्चों को तो बहुत जल्दी से इसका इफेक्ट आता है। बच्चों के ऊपर इसके ज्यादा साइड इफेक्ट होते हैं, क्योंकि उनका ब्रेन, उनकी जो बॉडी है, उनका जो ऑर्गन्स है, उनका जो नाड़ी संस्थान है, वो बहुत ज्यादा कोमल होता है, बहुत नाजुक होता है। उसके ऊपर इन सेल फोन्स का और लैपटॉप का स्क्रीन का बहुत तेजी से इफेक्ट आता है, बजाय बड़ों के ऊपर कम आता है। लेकिन छोटे बच्चों को इसको बहुत ज्यादा बचा के रखना चाहिए, उनको लत ना लगने। और आजकल मेरे पास तो बहुत पेशेंट आ रहे हैं जिनको फोन की वजह से फिट्स आने लगे हैं, और ये फिट्स पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे मिर्गी के दौरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। याददाश्त की कमी उनको हो रही है, बच्चों को एडिक्शन हो रही है फोन की, सेल फोन की, और ये जाकर के इस तरह हो सकता है। ये हमेशा ध्यान रखें, इसलिए इस आदत को कम करें जितना हो सके। क्या गर्भवती महिला को अगर कैंसर हो जाता है तो उसका इलाज संभव है? बिल्कुल है वंदना जी, लेकिन योग और प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा पूरी बॉडी को डिटॉक्स करना चाहिए। उसमें ऐसा नहीं है कि हम किसी एक बॉडी पार्ट का ट्रीटमेंट करेंगे, पूरी बॉडी को एक साथ हमें डिटॉक्स करके, शुद्धिकरण करके इसका ट्रीटमेंट बहुत आसानी से कर सकते हैं प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा। डॉक्टर विजाता, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच वंदना जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।